आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जिस पर आजकल डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल है। हलचल तो बहुत है। हाँ, मतलब हम सब देख रहे हैं कि सर्च इंजन्स और डिजिटल विजिबिलिटी के जो नियम हैं वो कितनी तेजी से बदल रहे हैं। बिल्कुल, जो रणनीतियां कुछ साल पहले तक मास्टर स्ट्रोक मानी जाती थीं, वो आज काम ही नहीं कर रही हैं। काम करना तो दूर, उल्टा नुकसान कर रही हैं। एग्जैक्टली और हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही इंसाइटफुल और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है AI makes SEO easier than ever .docx। बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है ये। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या सच में SEO खत्म हो गया है जैसा कि इंटरनेट पर हर दूसरी पोस्ट दावा कर रही है। लोग तो यही मान बैठे हैं। बिल्कुल, या फिर ये एक बिल्कुल नए और अधिक परिपक्व रूप में इवॉल्व हो रहा है। यह डीप डाइव उन सभी के लिए है जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचना चाहते हैं और गहराई से समझना चाहते हैं कि AI के इस दौर में डिजिटल विजिबिलिटी के असली मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं। यकीनन, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ क्या बदल रहा है इस पर रुक नहीं जाता है। वो तो सभी बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाता है कि वो क्यों बदल रहा है। राइट। ये सिर्फ एल्गोरिथम के काम करने के तरीके की बात नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझने के बारे में है। मतलब ये अब कोई सिस्टम को हैक करने का गेम नहीं है। बिल्कुल नहीं। एसईओ अब किसी भी तरह से चालाकी से पेज रैंक करवाने का खेल नहीं रह गया है। यह पूरी तरह से एक वैल्यू डिलीवरी इकोसिस्टम बन चुका है। जो लोग ये मान बैठे हैं कि रातों रात सर्च का खेल खत्म हो गया, वे असल में एक बहुत बड़े शिफ्ट को मिस कर रहे हैं। 100% मिस कर रहे हैं। और ये शिफ्ट सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि आज की सबसे आम धारणा यही है कि अब तो AI चैटबॉट आ गए हैं जो हर सवाल का सीधा जवाब दे देते हैं। हाँ, तो कोई वेबसाइट्स पर क्लिक ही क्यों करेगा? यही नैरेटिव चल रहा है आजकल। लोग मान चुके हैं कि ट्रेडिशनल सर्च का दौर जा रहा है और इसी वजह से SEO डेड हो चुका है। और ठीक यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो SEO खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपने अगले फेज में जा रहा है। ओके। ये पेजों को रैंक करने के पुराने कॉन्सेप्ट से हटकर डिजिटल अथॉरिटी सिस्टम बनाने की ओर शिफ्ट हो गया है। डिजिटल अथॉरिटी सिस्टम? हाँ, डॉक्यूमेंट में से अथॉरिटी इंजीनियरिंग का नाम दिया गया है। अथॉरिटी इंजीनियरिंग, ये काफी भारी शब्द लग रहा है। सुनने में लगता है, लेकिन अगर हम पुराने तरीके को देखें तो वो बहुत मैकेनिकल था। कीवर्ड्स खोजो, हाँ, उन्हें कंटेंट में स्टफ करो, कहीं से भी स्पैमी बैकलिंक्स खरीद लो और पहले पेज पर आ जाओ। बस यही होता था। हाँ, वो दौर हम सबको याद है जब कोई भी आर्टिकल पढ़ते हुए साफ लगता था कि ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी बॉट के लिए लिखा गया है। बिल्कुल, हर पैराग्राफ में बेस्ट रनिंग शूज इन दिल्ली जैसे कीवर्ड्स ठूंसे होते थे। एब्सोल्युटली, लेकिन अब वो तरीका पूरी तरह से बेअसर है। तो नया तरीका क्या है? नया तरीका वास्तविक समस्याओं को सुलझाने पर टिका है। आपको किसी भी टॉपिक को सिर्फ छू कर नहीं निकलना है। मतलब सुपरफिशियल लेवल पे बात नहीं करनी। एकदम सही, बल्कि उसे बहुत गहराई से कवर करना है, ट्रस्ट सिग्नल बनाने हैं और अपनी इंडस्ट्री में एक क्रेडिबल सोर्स के रूप में खुद को स्थापित करना है। और यहाँ पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में गूगल के मोटिव को लेकर एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। कौन सी बात? कि गूगल का केवल एक नियम है और वो है अपने यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देना। बस यही एक रूल है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी का फोकस यूजर पर है तो जीत पक्की है। और अगर फोकस सिर्फ मैनिपुलेशन या शॉर्टकट पर है तो सिस्टम आपको बाहर कर देगा। मतलब आज का SEO पूरी तरह से यूजर फर्स्ट और एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो बिजनेस के बुनियादी नियम आज भी वही हैं। बिल्कुल, बिजनेस को विजिबिलिटी चाहिए। विजिबिलिटी से ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक लीड्स में कन्वर्ट होता है और लीड्स से रेवेन्यू जनरेट होता है। बदला सिर्फ वो इंजन है जो इस पूरी प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, आइए से समझते हैं। बताइए। जब हम इस नए इंजन या सिस्टम की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे बड़ा फैक्टर AI का आता है। AI का आना तो तय था। AI असल में इस पूरे स्पेस को कैसे बदल रहा है? मतलब क्या ये सच में इंसानों को रिप्लेस कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक टूल है जो प्रोसेस को बदल रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करता है और डॉक्यूमेंट का सीधा सा जवाब ये है कि AI SEO की जगह नहीं ले रहा है। वो उसे रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि वो उसे एक्सेलरेट कर रहा है। उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। हाँ, स्पीड और स्केल दोनों को बढ़ा रहा है। इसमें मुख्य रूप से 3 बड़े एरियाज को हाईलाइट किया गया है। पहला कौन सा है? पहला है कंटेंट प्रोडक्शन की स्पीड। आज आप किसी भी टॉपिक पर कुछ ही सेकंड्स में एक पूरा ड्राफ्ट या आउटलाइन तैयार कर सकते हैं। वो तो ChatGPT से कोई भी कर लेता है। यही तो कैच है कि सिर्फ स्पीड या वॉल्यूम आपको रैंक नहीं करवाएगा, क्योंकि हर कोई वही कर रहा है। एग्जैक्टली।
रैंकिंग के लिए ओरिजिनलिटी और डेप्थ चाहिए। मुझे लगता है ये बात हम सब रोज नोटिस करते हैं। इंटरनेट पर आजकल ऐसे आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई है जो शुरू होते हैं इन द एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल, और पढ़ते ही समझ आ जाता है कि ये सीधे किसी एआई प्रॉम्प्ट से कॉपी पेस्ट किया गया है। उसमें कोई सोल नहीं होती, एकदम रोबोटिक लगता है। और सर्च इंजिन्स भी इस पैटर्न को बहुत आसानी से पहचानते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसीलिए जो असली विनिंग फॉर्मूला है वो है ह्यूमन स्ट्रैटेजी प्लस एआई एग्जीक्यूशन। इंसान और मशीन का कॉम्बिनेशन। इंसान डिसाइड करेगा कि क्या लिखना है, किस एंगल से लिखना है, और एआई उस विजन को तेजी से एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। एआई डेटा रिसर्च कर सकता है, क्लस्टर बना सकता है, लेकिन ब्रांड की पोजीशनिंग और वो यूनिक अथॉरिटी बनाने का काम ह्यूमन ब्रेन का ही है। मेक सेंस। तो ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात। डॉक्यूमेंट में दूसरा कौन सा एरिया है जहां एआई बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है? दूसरा एरिया है सर्च इंटेंट को डिकोड करना। सर्च इंटेंट मतलब यूजर क्या ढूंढना चाह रहा है। हाँ, पहले सर्च इंजन सिर्फ कीवर्ड मैच करते थे। अब एआई की मदद से वे खोजने वाले के असली इंटेंट को समझते हैं। यूजर असल में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है? एआई अब यूजर बिहेवियर, उनके क्लिक करने के पैटर्न और एंगेजमेंट को बहुत डीपली एनालाइज करता है। और यहीं पे टॉपिक डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। टॉपिक डोमिनेशन, इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए कोई B2B सॉफ्टवेयर कंपनी है जो CRM टूल्स बनाती है। अच्छा एग्जाम्पल है। तो टॉपिक डोमिनेशन उनके लिए कैसे काम करेगा? बेहतरीन सवाल है। अगर वो कंपनी सिर्फ CRM क्या है पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर छोड़ दे, तो वो कभी रैंक नहीं करेगी। कभी नहीं। टॉपिक डोमिनेशन का मतलब है कि उन्हें CRM के पूरे इकोसिस्टम को कवर करना होगा। जैसे सेल्स फनल कैसे बनाएं? हाँ, CRM को ईमेल से कैसे इंटीग्रेट करें, स्मॉल बिजनेस के लिए CRM के फायदे और केस स्टडीज, सब कुछ कवर करना होगा। इसे सिमेंटिक कवरेज कहते हैं। आपको उस टॉपिक से जुड़े हर एक सवाल, हर एक सब टॉपिक का जवाब अपनी वेबसाइट पर देना होगा। मतलब एक तरह से उस पूरे सब्जेक्ट पर अपनी मोनोपोली बनानी होगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है यहीं से डॉक्यूमेंट का तीसरा पॉइंट जुड़ता है, कंटेंट क्लस्टरिंग का। आप सही ट्रैक पर हैं। अगर हमने CRM पर 50 अलग-अलग आर्टिकल लिख दिए तो उन्हें ऑर्गेनाइज भी तो करना होगा। एकदम सही। AI ड्रिवन SEO तभी मैक्सिमम रिजल्ट देता है जब आपका सारा कंटेंट एक मुख्य अथॉरिटी सेंटर से जुड़ा हो। अथॉरिटी सेंटर, इसे आप हब एंड स्पोक मॉडल की तरह समझ सकते हैं। एक बीच में हब और बाकी स्पोक्स। हाँ, बीच में आपका एक मेन पिलर पेज होगा, जैसे अल्टीमेट गाइड टू CRM। और बाकी सारे छोटे आर्टिकल्स उस पिलर पेज की तरफ लिंक करेंगे। बिल्कुल। तो ये इंटरलिंकिंग सिर्फ नेविगेशन के लिए नहीं है, बल्कि सर्च इंजन को ये सिग्नल देने के लिए है कि हमारे पास इस टॉपिक का पूरा नॉलेज नेटवर्क है। कोई रैंडम पोस्ट नहीं है। इससे सर्च इंजन को कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। और सर्च इंजन्स हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस को रिवॉर्ड करते हैं। ये स्ट्रक्चर वाली बात बहुत लॉजिकल है, लेकिन जब हम लिंकिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा बहुत चौंकाने वाला लगा। बैकलिंक्स वाला? हाँ, जहाँ बैकलिंक्स पर चर्चा की गई है। पिछले कुछ सालों से हर कोई यही कह रहा है कि बैकलिंक्स आर डेड। ये तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डिबेट है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट दावा कर रहा है कि बैकलिंक्स मरे नहीं हैं, वे बस एक नए अवतार में सामने आए हैं। यकीनन। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका कोर पर्पस कैसे शिफ्ट हुआ है। पहले कैसे काम करते थे ये? पहले बैकलिंक्स एक तरह के वोट हुआ करते थे। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट वो सबसे ऊपर। ये एक प्योर नंबर्स गेम था। लेकिन अब बैकलिंक्स अथॉरिटी और वैलिडेशन का काम करते हैं। थोड़ा रुकिए, अगर बैकलिंक्स अब अथॉरिटी वैलिडेशन है, हाँ, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं हुआ कि बड़े ब्रांड्स जिनके पास बड़ी PR टीम्स हैं, वही हमेशा जीतेंगे? क्योंकि उन्हें तो न्यूज साइट से बड़े आराम से मेंशंस मिल जाते हैं। एक नया स्टार्टअप इस गेम में कैसे एंट्री लेगा? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है, लेकिन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। अच्छा, तो कैसे करता है? कॉन्टेक्स्ट और रेलेवेंस अब डोमेन रेटिंग से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। रेलेवेंस ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक नया हेल्थ टेक स्टार्टअप हैं, तो आपको फोर्ब्स या किसी जनरल न्यूज साइट से लिंक की जरूरत नहीं है। फोर्ब्स का लिंक काम नहीं करेगा? करेगा, लेकिन अगर आपको किसी बहुत ही रिस्पेक्टेड मेडिकल ब्लॉग या हेल्थ केयर फोरम से एक ऐसा लिंक मिलता है जो कॉन्टेक्चुअली आपके टूल के बारे में बात कर रहा है, तो गूगल की नजर में वो एक बहुत बड़ा अथॉरिटी सिग्नल है। ओह, तो मतलब अब ये नहीं देखा जा रहा कि लिंक कितनी बड़ी साइट से आ रहा है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि क्या वो आपकी इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है। एग्जैक्टली। वो देखता है कि लिंक आ कहां से रहा है, उस पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और क्या वो पढ़ने वाले के लिए नेचुरल लग रहा है। पुराने टाइम में लोग कीवर्ड वाले एंकर टेक्स्ट पे बहुत फोकस करते थे। जैसे अगर क्रेडिट कार्ड बेचना है तो बेस्ट क्रेडिट कार्ड शब्द पर ही लिंक चिपका देते थे। हाँ, और अब इस तरह के अननेचुरल लिंक्स सीधे पेनल्टी की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली फोकस अब एडिटोरियल मेंशंस,
गेस्ट आर्टिकल्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंटरव्यूज पर होना चाहिए। जहां लिंक एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट हो, न कि मेन गोल। सही कहा। अथॉरिटी और रेलेवेंस अब क्वांटिटी को आसानी से बीट कर देते हैं। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? प्रैक्टिकल टर्म्स में हाँ, जो लोग 2026 और उसके आगे के लिए अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इस डॉक्यूमेंट में 2026 की विनिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स बताए गए हैं। पहला पिलर क्या है? पहला पिलर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लफ, BLUF, यानी बॉटम लाइन अप फ्रंट। बॉटम लाइन अप फ्रंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आर्टिकल की शुरुआत में ही 3 से 4 लाइन की एक क्रिस्प समरी होनी चाहिए। ओके। जैसे ही यूजर लैंड करे, उसे तुरंत पता चलना चाहिए कि पेज किस बारे में है, किसके लिए है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। आज किसी के पास इतना अटेंशन स्पैन नहीं है कि वो 2000 शब्दों का आर्टिकल पढ़कर ये ढूंढे कि काम की बात कहाँ छुपी है। हम सब बस पेज को स्कैन करते हैं। और इसी वजह से ये बाउंस रेट को ड्रास्टिकली कम करता है। दूसरा पिलर है डीप टॉपिक कवरेज, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। अगर कोई टॉपिक पिक किया है तो उसे पूरी तरह से ओन करें। एकदम। और तीसरा पिलर सबसे इंटरेस्टिंग है, टाइम सेविंग कंटेंट। टाइम सेविंग कंटेंट, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। गूगल अब उस कंटेंट को प्रायोरिटाइज कर रहा है जो यूजर का टाइम बचाता है। मतलब जल्दी समझ में आ जाए। क्या आपका आर्टिकल वेल स्ट्रक्चर्ड है? क्या आपने बुलेट पॉइंट्स, बोल्ड टेक्स्ट और क्लियर हेडिंग्स का यूज किया है? ताकि यूजर तेजी से इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर सके। अगर आपका कंटेंट यूजर को बिना फ्रस्ट्रेट किए जल्दी वैल्यू दे रहा है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैंकिंग सिग्नल है। वैल्यू डिलीवर करना ही अब असली एसईओ है। ये एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव है, टाइम को एक रैंकिंग फैक्टर की तरह देखना। बिल्कुल। और जब रैंकिंग फैक्टर्स की बात चली रही है, तो मुझे इस डॉक्यूमेंट का वो सेक्शन सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग लगा। कौन सा? जहां ब्रांडिंग को नया एसईओ कहा गया है। हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। पहले एसईओ का मतलब सिर्फ ट्रैफिक खींचना था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ट्रस्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर हम इसको थोड़ा डीपली एनालाइज करें, तो सर्च इंजिन्स अब सिर्फ एक अनाम वेबसाइट को प्रमोट नहीं करना चाहते, क्योंकि इंटरनेट पर फेक और एआई जनरेटेड साइट्स की बाढ़ आ गई है। एग्जैक्टली। गूगल जानना चाहता है कि इस कंटेंट के पीछे असली इंसान या असली बिजनेस कौन है। वो राइटर की प्रोफाइल चेक करता है, ब्रांड मेंशंस, सोशल मीडिया फुटप्रिंट, सब कुछ इवैल्यूएट करता है। मतलब अब आपको सिर्फ एक यूआरएल नहीं बल्कि एक एंटिटी बनना होगा। ये एंटिटी वर्ड बहुत क्रूशियल है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? आप इसे एक डिजिटल आईडी कार्ड या डिजिटल पासपोर्ट की तरह सोच सकते हैं। ओके। जब आपका नाम आपकी वेबसाइट पर होता है, फिर वही नाम लिंक्डइन पर किसी प्रोफेशनल अचीवमेंट के साथ दिखता है, फिर किसी पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट आपका मेंशन होता है, तो गूगल इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करता है। वो समझ जाता है कि ये कोई फेक प्रोफाइल नहीं है। वो समझता है कि ये कोई रातों रात बनी स्पैम साइट नहीं है। हाँ। ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। और पेजों के मुकाबले एंटिटीज बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं और लंबे समय तक रैंक करती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल या जीबीपी पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है। ये एक बहुत बड़ा अंडररेटेड टूल है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो सिर्फ लोकल कैफे, डेंटिस्ट या प्लम्बर के लिए होता है, ताकि मैप्स पर लोकेशन दिख सके। हाँ, एक ग्लोबल सास कंपनी या ऑनलाइन कंसल्टेंट को इसकी क्या जरूरत? ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अच्छा, तो इसका असली यूज क्या है? जीबीपी सिर्फ लोकल एसईओ का टूल नहीं है। हाँ। ये एक डिजिटल ट्रस्ट सेंटर बन चुका है। डिजिटल ट्रस्ट सेंटर? गूगल मैप कोऑर्डिनेट्स, रियल वर्ल्ड फुट ट्रैफिक डेटा और वेरीफाइड कस्टमर रिव्यूज का इस्तेमाल करके ये वैलिडेट करता है कि आपका बिजनेस असल में एग्जिस्ट करता है। जब आप अपने ब्लॉग पोस्ट्स, केस स्टडीज और सोशल प्रोफाइल्स को इस कोर ट्रस्ट सेंटर से अलाइन करते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कई गुना बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। ये बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। मतलब एक तरह से गूगल आपके फिजिकल और डिजिटल एग्जिस्टेंस को क्रॉस वेरीफाई कर रहा है। बिल्कुल सही। और सोशल मीडिया का रोल भी फिर इसमें सिर्फ लाइक्स बटोरने तक सीमित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया आपकी उस एंटिटी को कंसोलिडेट करने का टूल है। बात कंसिस्टेंसी की है। एक ही आवाज, एक ही मैसेजिंग जो हर प्लेटफॉर्म पर गूंज रही हो। जब लोग आपको लगातार वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करते हुए देखते हैं, तो एक फेमिलियरिटी बनती है। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि फेमिलियरिटी से ट्रस्ट आता है, और ट्रस्ट से अथॉरिटी बिल्ड होती है। यही पूरा साइकिल है। ये सब कुछ आपस में कितने ब्रिलियंट तरीके से कनेक्टेड है ना? अगर हम इस पूरी डिस्कशन को सिंथेसाइज करें तो बात साफ है। क्या बात साफ है? एआई का यूज आप मास कंटेंट जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक वेल थॉट आउट स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं। एक पिलर पेज होना चाहिए, सपोर्टिंग क्लस्टर्स होने चाहिए, और ये सब मिलकर एक नॉलेज ग्राफ बनाने चाहिए।
सर्च इंजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्राफ्ट एआई ने लिखा है या इंसान ने। वो बस ये देखता है कि क्या ये हेल्पफुल है, क्या ये ओरिजिनल है, और क्या इसके पीछे एक ट्रस्टेड एंटिटी है। और यही आज का अल्टीमेट रूल है, इंसानों के लिए ऑप्टिमाइज करें, बॉट्स के लिए लिखना बंद करें। अगर आपका कंटेंट क्लीन है, उसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, कोई फ्लफ नहीं है, तो यूजर्स नेचुरली वहां रुकेंगे और उसे शेयर करेंगे। आज का एसईओ असल में साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर का इंटरसेक्शन है। और जब एक सॉलिड टेक्निकल फाउंडेशन, एक डीप कंटेंट आर्किटेक्चर, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी सिग्नल्स और पावरफुल ब्रांडिंग एक साथ आते हैं तो मैजिक होता है। तो क्या क्रिएट होता है? तब क्रिएट होती है डिजिटल ग्रेविटी। डिजिटल ग्रेविटी। ये डॉक्यूमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटाफर है। इसका मतलब क्या है? जब आपका सिस्टम इतना रोबस्ट हो जाता है तो आपको ट्रैफिक के पीछे भागना नहीं पड़ता। आपका ब्रांड एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है जो अपने आप यूजर्स, लीड्स और लिंक्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा, क्योंकि आज भी ज्यादातर बिजनेसेस उसी पुराने माइंडसेट में फंसे हैं और सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं जो अब काम नहीं करते। मतलब जो लोग आज इस नए सिस्टम को अपना रहे हैं उनके लिए ये एक अर्ली मूवर एडवांटेज की तरह काम करेगा। यकीनन, जो लोग आज प्रॉपर डिजिटल अथॉरिटी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, ह्यूमन स्ट्रैटेजी के साथ एआई का स्मार्ट यूज कर रहे हैं, वे अगले 3 से 5 सालों में अपनी इंडस्ट्री को पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे। ये पूरी डीप डाइव सच में बहुत आई ओपनिंग रही। मुझे भी बहुत मजा आया इस पर बात करके। तो की टेकअवेज एकदम क्लियर है। एसईओ अब एल्गोरिथम को चकमा देना नहीं बल्कि अथॉरिटी इंजीनियरिंग है। बैकलिंक्स अब वोट्स नहीं बल्कि आपके ट्रस्ट का वैलिडेशन है। और एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक टूल है जिसे सही दिशा दिखाने के लिए आपके विजन की जरूरत है। कोई फाइनल थॉट आपकी तरफ से? मेरी तरफ से क्लोजिंग थॉट यही होगा कि डिजिटल इकोसिस्टम हमेशा क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी को ही रिवॉर्ड करता है। तो लॉन्ग टर्म गेम खेलिए, अपना अथॉरिटी सिस्टम बनाइए और रैंकिंग एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप फॉलो करेगी। फैंटास्टिक। सिस्टम बनाइए, रैंकिंग खुद ब खुद आएगी। बिल्कुल। अब इस डिस्कशन को क्लोज करने से पहले कोई भी एक ऐसा विचार जो इस पूरे डॉक्यूमेंट के एनालिसिस से निकल कर आता है और जो सोचने पर मजबूर कर देता है, वो क्या है? डॉक्यूमेंट कहता है कि सर्च इंजिन्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंटेंट किसने लिखा है, बशर्ते वो मददगार हो और ह्यूमन फर्स्ट हो। राइट। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए अगर आने वाले समय में एआई ह्यूमन साइकोलॉजी को इतनी गहराई से डिकोड कर ले कि वो इंसानों से भी बेहतर, हाँ, इमोशनली रेजोनेट करने वाला ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट खुद ही जनरेट करने लगे, तो क्या होगा? तो क्या ये डिजिटल ग्रेविटी बनाने के लिए किसी असली इंसान या मानवीय ब्रांडिंग की जरूरत ही बचेगी? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर फ्यूचर में ये पूरा ट्रस्ट बिल्डिंग और अथॉरिटी का गेम पूरी तरह से मशीनों के ही हाथ में होगा, जहां एक एआई ब्रांड दूसरे एआई ब्रांड से compete कर रहा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो फ्यूचर के इंटरनेट की पूरी तस्वीर बदल सकता है। बिल्कुल। इस पर सभी सुनने वाले जरूर विचार कीजिएगा। अगली डीप डाइव तक के लिए विदा।